हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बातचीत करेंगे डॉक्टर गोपाल राय के प्रमुख कथनों के ऊपर। इससे पहले कथन पर आधारित विभिन्न आलोचकों पर हमने विस्तार से चर्चा किया है, जिसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर नामवर सिंह, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा इत्यादि जो महत्वपूर्ण आलोचक रहे हैं, जिनसे लगातार परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते रहे हैं, उनको ध्यान में रखकर हमने वीडियो लेक्चर तैयार किया है। और समय निकाल कर आप सभी ज़रूर देखें। बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा और नोट्स भी बनाते रहें साथ साथ, तो ज़्यादा आपकी तैयारी अच्छे से चलती रहेगी। आज के लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि जो यूजीसी एनडीए नेट के पाठ्यक्रम में उपन्यास लगे हैं, कहानियाँ लगी हैं, उनके संदर्भ में डॉक्टर गोपाल राय के क्या मत रहे हैं, क्या कथन रहे हैं, उन पर चर्चा करेंगे। क्योंकि गोपाल राय को मैं विशुद्ध रूप से उस तरीके का आलोचक नहीं मानता हूँ जैसा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, बल्कि गोपाल राय कथा आलोचक के रूप में प्रसिद्ध रहे हैं। उनकी रचनाएं, जो आलोचनात्मक कृतियां हैं, वो खुद बता देती हैं कि वे क्यों कथालोचक हैं। उन्होंने उपन्यासों पे खूब काम किया है, कहानियों पर काम किया है। अगर उनके रचनाओं पर मैं बात करूं तो उन्होंने लिखा हिंदी कहानी का इतिहास, हिंदी उपन्यास का इतिहास, उपन्यास का शिल्प, उपन्यास की संरचना, हिंदी साहित्य शब्दकोश नाम से भी उन्होंने शब्दकोश तैयार किया है। तो कुल मिलाकर इनका फोकस जो पारंपरिक ढंग के उपन्यास रहे हैं उनसे अलग रहा है। इन्होंने विधागत रचनाओं का इतिहास लिखने की कोशिश की, जिसमें कि उपन्यास और कहानी पर इनका ज़बरदस्त रोल रहा है। अब गोपाल राय को पढ़ने की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि आप देख रहे होंगे पिछले कुछ वर्षों से कोटेशंस के रूप में गोपाल राय के से संबंधित कोटेशन भी आते हैं, विकल्प में इनका भी नाम रहता है। तो आप जानते हैं कि गोपाल राय पटना विश्वविद्यालय में हिंदी के एचओडी थे और उनके जो पुत्र हैं वो भी एक प्रोफेसर हैं और कई पेपर बनाने वाली कमेटियों में उनका नाम रहता है। तो जाहिर सी बात है कि कोई भी अपने पिता के कामों का उल्लेख अगर मौका मिलेगा तो ज़रूर करेगा। तो इसलिए जब भी आप उपन्यास का इतिहास पढ़ें, कहानी का इतिहास पढ़ें, तो गोपाल राय को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मैंने जो पेपर वाली बात बताई है वो एक संकेत के रूप में बताया है, कोई गारंटी नहीं है कि वही पेपर बनाते हूँ, लेकिन एक दो एक्सपीरियंस मेरे रहे हैं जिसमें कि लगा कि शायद इनके बेटे ने पेपर बनाया होगा। और बहुत सारा सवाल खुद उनकी जो आलोचनात्मक कृतियाँ उनसे आई हुई थी और बाकी गोपाल राय से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आए थे। तो जाहिर सी बात है कि जब भी किसी को मौका मिलेगा तो पेपर के माध्यम से ही कई बार आलोचकों का प्रचार प्रसार भी हो जाता है। तो इसको सकारात्मक रूप में लेने की ज़रूरत है। और गोपाल राय के बारे में मैंने बता दिया कि मुख्य रूप से ये कथा आलोचक रहे हैं। तो इन पर एक विस्तृत हमने वीडियो बनाया हुआ है और ख़ासतौर से यूजीसी एनडीए नेट को कवर करने की कोशिश की है। और बाकी अन्य जो रचनाएँ हैं या उपन्यास हैं उनके संबंध में गोपाल राय के क्या मत रहे हैं उनको भी हमने उस पर विचार किया है। तो आप अंत तक इस वीडियो को देखिए, फिर कमेंट्स कर ज़रूर बताइएगा। और बाकी कुछ बच्चों का कमेंट्स आया था कि कथन और तर्क स्थापना पर आधारित जो प्रश्न आते हैं उनको कैसे हल किया जाए। तो कुछ मैंने वीडियो जिस पर बनाए थे, बाकी जितने भी कथन से संबंधित हमने वीडियो बनाया है वो आपके कथन तर्क आधारित जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनके लिए एकदम रामबाण साबित होने वाले हैं। तो ज़रूर इस चीज़ को आप ध्यान में रखें, क्योंकि जो कथन या तर्क पर आधारित प्रश्न रहते हैं वो कुछ कथनों पर आधारित ही रहते हैं, चाहे वो किसी खास निबंधकार के कथन से ले लिए जा रहे हों या फिर आलोचक के कथन से ले लिए जाते हैं। ठीक है, तो आज का ये वीडियो लेक्चर देखिए। आगे हम सभी कमेंट्स को ध्यान में रखते हुए जिसमें ज़्यादा जिसकी मांग रहेगी उस पर हम वीडियो लेक्चर ज़रूर तैयार करेंगे। तो मिलते हैं। गोपाल राय के प्रमुख कथनों पर विचार करें तो मैंने इसमें जो यूजीसी एनडीए नेट के पाठ्यक्रम में उपन्यास लगे हैं उनको प्रमुखता दी है। इसके अलावा गोपाल राय ने जिन प्रमुख रचनाकारों और रचनाओं जो कि उपन्यास हैं उन पर विचार किया है, कुछ महत्वपूर्ण बातें कही हैं, तो उनको भी इस लेक्चर में कवर करने की कोशिश की है। पहले
कथन पर चर्चा करें तो वो भूमिका में ये लिखते हैं कि उपन्यास साहित्य की प्रमुख विधाओं में सबसे आधुनिक है। दूसरी बात मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो बात कर रहे हैं जो कि प्रायः परीक्षाओं में पूछी जाती है देवरानी जेठानी की कहानी से संबंधित। उनका मानना है कि 20वीं शताब्दी के अंत के साथ हिंदी उपन्यास की उम्र लगभग 130 वर्ष की हो चुकी है। बड़े ही बेमालूम ढंग से 1870 ईस्वी में पंडित गौरी दत्त की देवरानी जेठानी की कहानी के रूप में इसका जन्म हुआ, जिसकी तरफ लगभग 100 वर्षों तक किसी का ध्यान भी नहीं गया। आगे लिखते हैं कि इस दृष्टि से सौभाग्यशाली लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु रहा, जिसे हिंदी का प्रथम उपन्यास होने का गौरव प्राप्त हो गया। आज भी इस लकीर को पीटने वालों की कोई कमी नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि एक ही तीर से दो निशाना डॉक्टर गोपाल राय लगा रहे हैं। एक तरफ वे यह स्थापना दे रहे हैं कि देवरानी जेठानी की कहानी नाम से जो उपन्यास है उसे हिंदी का पहला उपन्यास माना जाना चाहिए, और दूसरी बात यहाँ पर कर रहे हैं कि कोई भी आलोचक ये रिसर्च करने की कोशिश नहीं किया कि परीक्षा गुरु से पहले भी कोई रचना हुई है कि नहीं, कोई उपन्यास है कि नहीं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कह दिया कि परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम उपन्यास है, तो इसको आज तक इस बात को लेकर आज तक एक ही लकीर को पीटने वाले की संख्या बढ़ गई है, उसकी कोई कमी नहीं है। तो उम्मीद है कि मेरी बात आप सभी को समझ में आ रही होगी। आगे लिखते हैं, प्रस्तुत पंक्तियों के लेखक ने पुष्ट तर्कों के आधार पर देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी के प्रथम उपन्यास के रूप में स्वीकार किया है और 1870 ईस्वी से 2000 ईस्वी तक की अवधि में हिंदी उपन्यास के ऐतिहासिक विकास को समझने का प्रयास किया है। तो ये खुद अपने बारे में बता रहे हैं, और यहीं से सवाल भी बनता है कि गोपाल राय के अनुसार हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? देवरानी जेठानी की कहानी। ये लगभग सभी परीक्षाओं में सवाल पूछा जा चुका है, चाहे वो प्रवक्ता का हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, यूजीसी नेट का हो। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट कर लीजिए। बाकी वस्तुनिष्ठ किताबों में आपने एक लाइन में पढ़ लिया होगा कि गोपाल राय किसको प्रथम उपन्यास मानते हैं? देवरानी जेठानी की कहानी। लेकिन यहाँ पर अब आज क्लियर हो गया होगा कि उन्होंने मानने के पहले कौन कौन किस तरीके से वाक्यों का प्रयोग किया है। अगला जो कोटेशन है, रानी केतकी की कहानी मध्यकालीन प्रेमाख्यानों के ढंग की गद्य कथा है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कोटेशन कि रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह खां की, उनका कहना है कि मध्यकालीन प्रेमाख्यानक यानी कि जो सूफी काव्य थे, कुछ कुछ उनका प्रभाव इस रचना पर दिखाई पड़ता है। तो ध्यान में रखिए कि इस तरीके का अगर कोटेशन आए तो गोपाल राय का आप आंसर सही लगाएंगे। आगे लिखते हैं, देवरानी जेठानी की कहानी की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें पहली बार परंपरा से हटकर कथा कहने का प्रयास किया गया है। कथाकार ने पुराने आख्यान लेखकों की तरह किसी राजा, सेठ, सामंत या शूरवीर की कथा न कहकर साधारण मध्यवर्गीय वैश्य परिवार के देवरानी जेठानी की कहानी कही है। तो ये दो चीज़ें आप ध्यान में रखिए कि गोपाल राय ने प्रथम उपन्यास के रूप में देवरानी जेठानी की कहानी को माना, और दूसरी उसकी विषय वस्तु के बारे में वो चर्चा कर रहे हैं कि इसने परंपरा को तोड़ा है और एक सामान्य मध्यवर्गीय परिवार जो कि वैश्य परिवार है, ठीक है, उसको विषय वस्तु बनाया है। आगे और बात क्लियर हो जाएगी। आगे वे लिखते हैं कि देवरानी जेठानी की कहानी केवल स्त्री शिक्षा की कहानी नहीं, वरन यह 19वीं शताब्दी के मध्यवर्गीय बनिया समाज के जीवन का प्रतिनिधि यथार्थ चित्रण भी है। तो यहाँ पर दो बातों को बताना चाह रहे हैं। पहला तो है कि देवरानी जेठानी कहानी स्त्री शिक्षा को भी विषय वस्तु के रूप में बनाई हुई है, और दूसरा बनिया समाज को, ठीक है। तो जब भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आए, अब ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के जो पैटर्न धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं, तो हो सकता है कि ऑप्शंस में ये दोनों ऑप्शन रहें और कोई भिन्न ऑप्शन पूछा जाए कि जो आपकी देवरानी जेठानी कहानी से संबंधित नहीं है। तो अभी आप ध्यान में रखिए कि दो मुख्य वस्तुओं को उठाया गया इसमें, स्त्री शिक्षा और बनिया समाज। आगे प्रेमचंद के ऊपर लिखते हैं, क्योंकि उपन्यास गोदान लगा हुआ है तो इसलिए मैं प्रेमचंद के कोटेशंस को यहाँ पर लिया हूँ। गोपाल राय ने लिखा है, प्रेमचंद ने समकालीन मध्यवर्गीय समाज को जो अनेक प्रकार के अंतर्विरोधों, तर्कहीन सामाजिक मान्यताओं की तथा परंपरागत रूढ़ि नैतिक धारणाओं से ग्रस्त था, आलोचनात्मक दृष्टि से देखा है। आप जानते हैं कि जो प्रेमचंद का समय था वो बड़ा डिफरेंट तरीके का था, अंतर्विरोधों से युक्त था, तर्कहीन सामाजिक मान्यताओं से जकड़ा हुआ था, परंपरागत रूढ़ियों से
धारणाओं से भी ग्रस्त था, लेकिन प्रेमचंद ने उस समाज को एक अलग नज़रिए से देखा और बहुत सारे उपन्यासों को लिखा है। उसी की तरफ संकेत कर रहे हैं, लिख रहे हैं कि उसका अध्ययन विश्लेषण किया आलोचनात्मक तरीके से तथा उसे अपने कथा संसार के माध्यम से प्रस्तुत किया। सेवा सदन में प्रेमचंद ने पहली बार पति से विद्रोह करने वाली और प्रतिक्रिया में वेश्यावृत्ति अपना लेने वाली स्त्री के प्रति सहानुभूति व्यक्त की है। सुमन की कोई जबरदस्ती वेश्या नहीं बनाता, वह स्वयं वेश्यावृत्ति अपनाती है। सामाजिक मजबूरियां उसे वेश्या बनाती हैं और वह वेश्या बनकर अपने पति से ही नहीं बल्कि पूरे समाज से प्रतिरोध लेती है। वेश्या के रूप में भी सुमन सदन को अपने प्रेमजाल में फंसने से रोककर अपने सामाजिक विवेक का परिचय देती है। यह भी उसका समाज के मुख पर एक तमाचा ही है। तो एक तरीके से जब भी उपन्यास और कहानी को केंद्र में रखकर कोई सवाल पूछा जाए और विकल्प में गोपाल राय का नाम दिया गया है तो थोड़ा सा आपको ठहर कर वहाँ पर आंसर देना पड़ेगा। आगे बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिख रहे हैं प्रेमचंद के बारे में कि प्रेमचंद के नारी पात्र अपनी सामाजिक स्थिति के प्रति बेचैन तो हैं, पर वे विद्रोह की दिशा में बहुत दूर तक नहीं जा पाते। वस्तुतः प्रेमचंद अपने नारी विषयक विजन में अंतर्विरोध के शिकार हैं। ठीक है, ये अगर कोटेशन इतना दूर ही पूछ लिया जाए कि किसका कथन है तो आप बताएंगे गोपाल राय। आगे शेखर एक जीवनी के बारे में लिखते हैं। शेखर एक जीवनी के प्रौढ़ पात्र भी पूरी विश्वसनीयता के साथ उभरे हैं, क्योंकि ये उपन्यासकार की निजी और प्रामाणिक अनुभव की उपज है। इस प्रकार अज्ञे ने उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र बनाने की प्रेमचंद की अपेक्षा को पूर्णतः पूरा कर दिया है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि प्रेमचंद ने उपन्यास को मानव जीवन का चित्र माना था, चरित्र का चित्र माना था। उसी से जोड़ते हुए गोपाल राय अपनी बात कर रहे हैं कि शेखर एक जीवनी प्रौढ़ पात्र पर आधारित ये उपन्यास है और निजी और प्रामाणिक अनुभव की एक उपज है। जो प्रेमचंद ने सोचा था उसको अज्ञे ने अपने उपन्यास के माध्यम से पूरा कर दिया। आगे लिख रहे हैं कि शेखर एक जीवनी को प्रायः मनोवैज्ञानिक उपन्यास की संज्ञा दी गई है, पर यह उस ढंग का मनोवैज्ञानिक उपन्यास नहीं है जैसे डोरोथी रिचार्डसन, मार्शल प्रू, वर्जीनिया वुल्फ या जेम्स जॉयस के उपन्यास हैं। इसका कोई भी पात्र असामान्य मानसिकता से ग्रस्त नहीं है। मनोवैज्ञानिक शब्दावली में मनोविश्लेषण शेखर एक जीवनी का उद्देश्य नहीं है। शेखर असाधारण जरूर है, पर उसकी मनोदशा असामान्य मनोविज्ञान के अध्ययन की वस्तु नहीं है। तो एक तरीके से इन्होंने जो यूरोपीय उपन्यास रहे हैं और उनके लेखक रहे हैं उनसे तुलना की है। इन्होंने कहा कि प्रायः जितने भी आलोचक हैं उन्होंने शेखर एक जीवनी को मनोवैज्ञानिक उपन्यास की संज्ञा दी है, लेकिन इनके नज़र में वो मनोवैज्ञानिक उपन्यास नहीं है। आगे लिखते हैं शेखर के बारे में ही कि वह एक जन्मना विद्रोही पात्र है जिसके मन के विकास का अध्ययन उपन्यासकार का अभिप्रेत है। यह मानवता के संचित अनुभवों के प्रकाश में एक क्रांतिकारी पात्र द्वारा स्वयं को पहचानने की कोशिश है। यह चेतना प्रवाह को शब्दबद्ध करने का प्रयास नहीं, वरन स्मृतियों के प्रलेखन, अतीत के पुनर्भोग, स्वतंत्रता की तलाश में भटकते एक असाधारण पात्र की बेचैनी का आलेख है। ठीक है, तो इन्होंने कई बातें कही कि स्मृतियों के प्रलेखन, अतीत के पुनर्भोग और स्वतंत्रता की तलाश में भटकते एक असाधारण पात्र की बेचैनी का आलेख है। ये सब जो बातें कही जा रही हैं ये गोपाल राय की हैं। आगे लिखते हैं कि अज्ञे ने पहली बार शेखर एक जीवनी में काल की रैखिक या ऐतिहासिक गति को तोड़ा है। पात्रों के बाह्य या मानसिक व्यापार को सुपरिचित समयानुक्रम से विच्छिन्न कर ताश के फेंट दिए गए पत्तों की तरह या टूटी हुई माला के बेतरतीब मनकों के रूप में प्रस्तुत किया है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पंक्तियाँ हैं, हो सकता है कि कभी परीक्षा में पूछा जाए, क्योंकि ये सारी पंक्तियाँ केवल एक्सपर्ट्स को दिमाग में क्लिक करने की ज़रूरत है। अगर जिस दिन क्लिक कर दिया उस दिन ये जितने भी मैंने कथनों को पढ़ाया है कोई भी कथन आ सकता है। आगे वो तुलना कर रहे हैं प्रेमचंद, जैनेंद्र और अज्ञे के से कि प्रेमचंद और जैनेंद्र के बाद अज्ञे ने ही हिंदी भाषा को एक साथ परिनिष्ठित और सृजनात्मक भाषा के उत्कर्ष पर पहुंचाने का काम किया है। शेखर एक जीवनी में औपन्यासिक भाषा को भी उत्कर्ष की एक मंजिल प्राप्त हुई है, सृजनात्मक भाषा के उत्कर्ष पर पहुंचाने का काम किया है। आगे शेखर एक जीवनी की जो शिल्प विधान है उस पर चर्चा करते हुए
गोपाल राय लिखते हैं कि अज्ञेय की संस्कृत निष्ठ पर स्वाभाविक और प्रौढ़ भाषा हिंदी गद्य को उत्कर्ष पर पहुंचाती है। वह परिवेश और पात्रों के रूपाकार के अंकन में जितनी समर्थ है, उससे भी अधिक पात्रों की संवेदना और चिंतन मूर्त करने में मनोवैज्ञानिक उपन्यास की भाषा कविता के भाषा के बहुत निकट पहुंचती है। तो एक तरीके से ये संकेत कर रहे हैं कि जो अज्ञेय हैं मूल रूप से कवि रहे हैं, लेकिन उन्होंने अन्य विधाओं में भी काम किया, कहानी में, उपन्यास में, यहाँ तक कि आलोचना में भी उन्होंने काम किया। जितने भी तार सप्तक उन्होंने संपादित किए, सबकी भूमिका में कुछ न कुछ साहित्य के प्रतिमान को लेकर उन्होंने चर्चा की है। लेकिन यहाँ पर गोपाल राय शेखर एकजीवनी की भाषा और अज्ञेय की भाषा शैली पर विचार करते हुए कह रहे हैं कि उपन्यास तो लिखा है, लेकिन उसकी जो भाषा है थोड़ी सी काव्यात्मक इनको नज़र आई है। तो थोड़ा सा आप केवल थीम को सुनते जाइए, ताकि अगर इससे संबंधित कोई कोटेशन आए तो तुरंत आप लिंक करके ऑप्शंस को सही कर लें। लिख रहे हैं कि उपन्यास की भाषा कविता की भाषा के बहुत निकट पहुँचती है। एक जीवनी की भाषा अनेक ऐसे प्रमाणित करती है। कई जगह पर मौन की भाषा जो कि एक उल्लेखनीय विशेषता मानी जाती है, शेखर एक जीवनी में बहुत सफलता के साथ प्रयुक्त हुई है। आप जानते हैं कि अज्ञेय ने कहा था कि मौन भी अभिव्यंजना है। तो कुछ अज्ञेय के खुद कहे हुए कोटेशंस को ध्यान में रखते हुए गोपाल राय अपने विचार को बनाते हैं और उसको कोटेशन में बदल देते हैं। अगला है, बाणभट्ट की आत्मकथा के बारे में लिख रहे हैं कि इस उपन्यास ने सबसे पहले अपने शिल्प से पाठकों को चौंकाया और आकर्षित किया। हो सकता है कि इतना ही तो पूछ दिया जाए कि ये बात किसने किस उपन्यास के संदर्भ में कही है, तो आप तुरंत इसका आंसर बताएंगे कि बाणभट्ट की आत्मकथा और गोपाल राय ने इसे कहा है। तो कहा कि बाणभट्ट की आत्मकथा के माध्यम से जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, उन्होंने अपने शिल्प से पाठकों को चौंकाया और आकर्षित किया। हालांकि यद्यपि राहुल जी भी सिंह सेनापति में इस शिल्प का प्रयोग कर चुके थे, पर बाणभट्ट की आत्मकथा में शीर्षक में जो चमत्कार और अनोखापन है वह सिंह सेनापति में नहीं है। तो यहाँ पर राहुल सकृत्यायन का भी उन्होंने जिक्र कर दिया है और तुलना किया है एक तरीके से हजारी प्रसाद द्विवेदी से। आगे लिखते हैं कि सजग पाठक को इस सच्चाई को जानने में देर नहीं लगती कि मिस कैथराइन उपन्यास की एक पात्र हैं जिसकी कथा के माध्यम से उपन्यासकार की प्रेम संवेदना अभिव्यक्त हुई है। वस्तुतः मिस कैथराइन ही बाणभट्ट की आत्मकथा की चंद्रदिधति या भट्टिनी है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको फैक्चुअल जानकारी भी मिल रही है और बाकी उपन्यास के बारे में भी थोड़ा थोड़ा पता चल रहा होगा। और बाणभट्ट की प्रेम संवेदना स्वयं उपन्यासकार की ही प्रेम संवेदना है, जिसे कथा संसार का रूप देने वाली मिस कैथराइन बताई गई हैं। तो जब भी आप बाणभट्ट की आत्मकथा पढ़ेंगे, उसकी भूमिका को पढ़ेंगे और शुरुआती जब कुछ पेज को पढ़ेंगे तो ये सारी बातें आपको वहाँ पर दिखाई पड़ जाएंगी कि कैथराइन कौन है, भट्टिनी का क्या रूप है, बाणभट्ट कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं कि कोई और है। तो आप देखेंगे कि उस युग में शेखर एक जीवनी हो गया, बाणभट्ट की आत्मकथा हो गई। ऐसे उपन्यासों में जो लेखक रहा है वो खुद उपन्यास और अपने जीवन को थोड़ा सा अलग करने में असफल टाइप का रहा है और पढ़ने पे लगता है कि खुद लेखक की ही जीवन से जुड़ा हुआ है। अगला जो कोटेशन है, बाणभट्ट की आत्मकथा का कथा संसार इतिहास पर आधारित है, पर उसमें इतिहास बहुत कम और कल्पना तथा लोक श्रुति से प्राप्त प्रसंगों का बाहुल्य है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कोटेशन है कि बाणभट्ट की आत्मकथा का जो आधार तो इतिहास है, लेकिन इतिहास उसमें बहुत कम दिखाई पड़ता है। इतिहास की जगह कल्पना और लोक श्रुति से प्राप्त जो प्रसंग है वो ज़्यादातर है। तो ये तो बाणभट्ट की आत्मकथा से संबंधित कोटेशन था। आगे हम बात करेंगे अमृतलाल नागर यानी कि मानस का हंस भी पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, तो उस पर हम चर्चा करते हैं। लिखते हैं गोपाल राय कि नागर जी के ऐतिहासिक उपन्यासों में मानस का हंस का स्थान शीर्षस्थ है। गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी और व्यक्तित्व को आधार बनाकर उपन्यास लिखना एक ऐसा दुस्साध्य सृजन कर्म था जिसे सफलतापूर्वक संपन्न कर नागर जी अनायास ही हिंदी उपन्यास साहित्य में विशिष्ट स्थान के अधिकारी बन गए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मानस का हंस तुलसीदास के जीवन पर आधारित है और खंजन नयन ये सूरदास के जीवन पर है। ठीक है, तो कैसे अमृतलाल नागर साहित्य में खासतौर से उपन्यास विधा में अपनी जगह बनाते हैं मानस का हंस के माध्यम से, उसके तरफ संकेत किया भी गोपाल राय ने। आगे वो लिखते हैं कि यह काम दुस्साध्य इसलिए था कि एक जोर तो गोस्वामी जी की कोई प्रामाणिक जीवनी उपलब्ध नहीं है और दूसरी ओर
उनके जैसे भक्त और महाकवि से तादाद में स्थापित करना, उनकी काया में प्रवेश कर उनकी आत्मा की ऊंचा से बोलना किसी साधारण प्रतिभा के बूते की बात न थी। तो एक तरीके से गोपाल राय ने दो तरफ संकेत किया है कि एक प्रामाणिक जीवनी नहीं थी और दूसरे जो भी भक्त हैं उनसे तादाद में स्थापित करने के लिए और उनसे अपनत्व बनाने के लिए जो भी प्रतिभा की ज़रूरत थी, उस प्रतिभा का प्रदर्शन यहाँ पर अमृतलाल नागर ने अपनी रचना के माध्यम से किया है। आगे वे लिखते हैं कि अमृतलाल नागर ने इस उपन्यास में, जिस बात को मैं कह रहा था, अमृतलाल नागर ने इस उपन्यास में अपनी प्रतिभा, अनुभूति, सामर्थ्य और शिल्प कौशल से इन दोनों ही समस्याओं पर विजय प्राप्त की है। ठीक है, आगे कोटेशन लिखते हैं, इतिहास और चमत्कारपूर्ण किंवदंतियों से बचते हुए नागर जी ने परंपरा की रचनाओं में उपलब्ध संकेतों के आधार पर तुलसी का व्यक्तित्व पढ़ने का प्रयास किया है। उपन्यास में तुलसी के जन्म से लेकर उनकी मृत्यु तक का जो जीवन चरित्र प्रस्तुत हुआ है, यह इतना सजीव, तर्कसंगत और सुसंबद्ध है कि कदाचित ऐतिहासिक तथ्य न होते हुए भी पूर्णतः यथार्थ बन गया है। एक बार समय निकालकर आप लोग जरूर मानस का हंस पढ़ेंगे, उसमें कई बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रसंग हैं। खासतौर से तुलसीदास पर एक क्वेश्चन मार्क्स उठता है कि ढोल गवार पशु शूद्र नारी ते ताड़न के अधिकारी। तो जब मैं मानस का हंस पढ़ रहा था तो उसमें कई ऐसी महिलाओं का प्रसंग आया हुआ है जिससे कि तुलसीदास काफ़ी परेशान थे और मुझे लगता है कि उन्होंने उसी से घबरा कर इस पंक्ति को लिख दिया होगा। आगे जिसकी तरफ मैं संकेत कर रहा था वो पॉइंट्स भी आ गया। इस जीवन चरित्र में मोहिनी प्रसंग विवादास्पद होते हुए भी तुलसी के चरित्र को बहुत ऊंचाई पर पहुंचा देता है। मोहिनी प्रसंग मानस का हंस का एक अत्यंत मार्मिक प्रसंग है जिसमें तुलसी का अपनी ही कमजोरियों से संघर्ष उनके जो उदात्त और संघर्ष को उदात्त और मार्मिक बनाता है। तो जरूर आप पढ़ेंगे तो मोहिनी प्रसंग को आप ध्यान में रखेंगे। और इस वीडियो लेक्चर का एक ये भी उद्देश्य है कि कोटेशंस के माध्यम से कार्य कारण से संबंधित जो प्रश्न आते हैं उनको भी आप आराम से हल कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आप थियोरेटिकल चीज़ों को ठीक से नहीं समझेंगे तब तक आप कार्य कारण संबंधित प्रश्नों को नहीं हल कर पाएंगे। और बाकी जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी तैयार हो रहे हैं वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। अगला जो पॉइंट है कि तुलसी के भक्त रूप को प्रतिष्ठित करने के लिए उपन्यासकार ने उनकी भक्ति भावना और भक्त विरोधी सभी तत्वों, काम, अर्थ, यश, मोह और अहंता के बीच संघर्ष और उन पर भक्ति के विजय का चित्रण किया है। तो ये अभी अमृतलाल नागर मानस का हंस से संबंधित ही चर्चा चल रही है कि गोपाल राय ने कैसे इसका मूल्यांकन किया है। आगे लिखते हैं, इस चित्रण में मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि का गंभीर परिचय मिलता है। तुलसी का कवि भी राम भक्ति के प्रति ही समर्पित है और वह अपने स्वतंत्र अस्तित्व के लिए सदा संघर्ष करते रहने पर भी अंततः अपने को राम भक्ति में ही लय कर देता है। तुलसी के इस रूप का नागर जी ने अभूतपूर्व तल्लीनता और सफलता के साथ चित्रण किया है। आगे लिखते हैं, मानस का हंस गोस्वामी तुलसीदास की कल्पित किंतु यथार्थ जीवनी ही नहीं, अपने समय का सांस्कृतिक इतिहास भी है। तो अगर छोटे कोटेशन के रूप में सवाल बनाना होगा तो यहाँ से सवाल बन सकता है कि ये किसका कथन है। आगे लिखते हैं, इसके कथा संसार में यद्यपि राजनीतिक घटनाएं भी अनुस्यूत हैं, पर उपन्यासकार का उद्देश्य उनके माध्यम से सांस्कृतिक परिवेश को सजीव बनाना ही है। काशी का सांस्कृतिक परिवेश तो उपन्यास में इतना सजीव है कि उपन्यासकार की सृजनात्मक प्रतिभा का कायल होना पड़ता है। कट्टर ब्राह्मणवादी व्यवस्था से तुलसी का संघर्ष तत्कालीन सांस्कृतिक परिवेश के द्वंद्वात्मक रूप को सामने लाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कोटेशन, इसको आप ध्यान में रखिए। आगे लिखते हैं कि सामाजिक विडंबनाओं के विरुद्ध तुलसी का व्यक्तिगत प्रतिरोध तथा विदेशी शासन के अत्याचारों का सामना करने के लिए जनता को सजग और शक्तिशाली बनाने की तुलसीदास की योजना उपन्यासकार की मौलिक उपलब्धि है। तो ये तो था मानस का हंस से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट कोटेशन थे गोपाल राय के। अब हम बात करेंगे मैला आंचल पे। मैला आंचल पे कभी अज्ञे ने भी विचार किया था, तो उसी को आधार बनाते हुए गोपाल राय लिखते हैं कि अज्ञे ने रेणु के उपन्यासों में एक अखंड मानवीय विश्वास की चिंगारी सुलगती देखी है। मैला आंचल में यह चिंगारी डॉक्टर प्रशांत के मेरी गंज में ही रहकर प्यार की खेती करने के संकल्प तथा विश्वनाथ प्रसाद द्वारा अपनी जमीन का एक हिस्सा मेरीगंज के भूमिहीन किसानों में बांट देने के
निश्चय में दिखाई देती है। तो अब आपको जिन लोगों ने मैला आंचल पढ़ा होगा उनको कथा वस्तु भी समझ में आ रही होगी कि प्रशांत कौन है, विश्वनाथ प्रसाद कौन है। ठीक है, आगे और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यह चिंगारी प्रकृतितः प्रेमचंद के आदर्शवाद से बहुत भिन्न नहीं है। आगे लिखते हैं, विश्वनाथ प्रसाद का भूमि वितरण तो लगभग प्रेमचंद के प्रेमाश्रम के समान ही है। यह भी एक आरोपित यथार्थ है कि जिसके पीछे कोई वैज्ञानिक विचारधारा नहीं है। इसे करुणा की अंतः सलीला कहकर गौरवान्वित करने की कोई सार्थकता नहीं। विश्वनाथ प्रसाद के हृदय परिवर्तन में करुणा के स्थान पर दया का भाव अधिक है और गहराई में जाने पर वह एक तरह की चालाकी ही प्रतीत होती है। तो यहाँ पर आपने देखा कि रेणु के मैला आंचल की चर्चा करते हुए बार बार प्रेमचंद इसमें आ जा रहे हैं। तो आप जानते हैं कि प्रेमचंद ने भी गाँव की खूबसूरती से का वर्णन किया है अपने रचनाओं में, और ख़ासतौर से जो जमींदारी प्रथा है और किसानों का जो संघर्ष है उसमें दो रचनाओं का नाम महत्वपूर्ण रूप से लिया जा सकता है, प्रेमाश्रम और गोदान। तो प्रेमाश्रम के जमींदार कैसे थे और गोदान के जमींदार कैसे थे, दोनों में क्या चरित्रगत अंतर है। और साथ ही आप मैला आंचल में देखेंगे कि विश्वनाथ प्रसाद जैसे जो पात्र हैं उनका हृदय परिवर्तन कैसे होता है, करुणा से होता है कि दया से होता है कि ये चालाकी है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए गोपाल राय ने चर्चा किया है। उनको लगता है कि ये चालाकी प्रतीत हो रही है। अगला कोटेशन है, डॉक्टर प्रशांत के व्यक्तित्व में करुणा की यह अंतःसलीला है, पर इस प्रकार की करुणा का तब तक कारगर नहीं होती जब तक अन्यायी पक्ष के प्रति आक्रोश या घृणा का भाव न हो। डॉक्टर प्रशांत में इस प्रकार का कोई आक्रोश है ही नहीं, अतः संदेह होता है कि उसका प्यार की खेती का संकल्प व्यवहारिक रूप में सफल होगा भी। ठीक है, तो एक तरीके से जो प्रशांत के व्यक्तित्व पर विचार करते हुए गोपाल राय ने उसका जो मिशन है प्यार प्रेम, उसके तरफ ये संदेह व्यक्त करते हैं, क्योंकि इन्होंने कई भावों की चर्चा की है, करुणा, घृणा, दया। ठीक है, तो प्रशांत को भी ये सख्त नज़रिए से देख रहे हैं। आगे बात करते हैं मैला आंचल पर कि मैला आंचल की एक उल्लेखनीय विशेषता इसका वैविध्यपूर्ण कथा संसार है। इसमें लगभग 300 पात्र हैं। ये काफ़ी फैक्चुअल यहाँ पर पॉइंट है कि 300 पात्र हैं। इनमें 165 पात्र तो मेरी गांव के ही हैं। तो ये काफ़ी हो सकता है, कभी भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि मेरी गंज जो मैला आंचल है इसमें कुल कितने पात्र हैं और मेरी गंज गाँव से संबंधित कितने पात्र हैं। तो आप ध्यान में रखिए 300 और 165। आगे लिखते हैं कि शेष पात्र मेरी गंज के बाहर के ही हैं, जो मेरी गंज की ज़िंदगी को अपने आसपास अथवा पूरे देश की ज़िंदगी से जोड़ते हैं। मैला आंचल में एक भी ऐसा पात्र नहीं जिसे केंद्रीय कहा जा सके। ये काफ़ी चुनौतीपूर्ण समस्या रही है मैला आंचल के साथ कि मेन उसका नायक कौन है, केंद्रीय कहा जा सके। नायक कहा जाने लायक पात्र तो इसमें कोई है ही नहीं। लगभग आधा दर्जन पात्र डॉक्टर प्रशांत, विश्वनाथ प्रसाद, कालीचरण, बालदेव, कमली, लक्ष्मी आदि किंचित प्रमुखता प्राप्त करते हैं, पर वे सब मिलकर भी मैला आंचल की पूरी कहानी या जो उसका कथ्य है उसका प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। वस्तुतः रेणु ने अपने कथ्य के अनुरूप ही अपने पात्रों का संसार भी निर्मित किया है। चूँकि मेरीगंज इस संसार के केंद्र में है, अतः इसके आधे से अधिक पात्र या तो मेरीगंज के निवासी हैं या मेरीगंज उनका प्रमुख कार्य क्षेत्र है। एक पिछड़े अंचल को उसकी समग्रता में प्रस्तुत करने के लिए पात्रों में जितना अधिक वैविध्य लाया जा सकता है उतने की कोशिश रेणु ने की है। तो एक तरीके से मैला आंचल का नायक कौन है, उसके कथा वस्तु के केंद्र में कौन है, इसको लेकर आलोचकों में काफ़ी डिबेट रहा है। उसी की तरफ संकेत कर रहे हैं गोपाल राय। आखिर में पता चलेगा कि किस आलोचक ने मुख्य रूप से मैला आंचल का जो नायक है किसे माना है। मेरीगंज जातियों के आधार पर अनेक टोलों में बटा हुआ है। जिन लोगों ने मैला आंचल पढ़ा होगा वो तुरंत नाम लेने से ही उसकी कथा वस्तु दिमाग में आ जा रही होगी। ठीक है, बाकी इस लेक्चर के माध्यम से भी थोड़ा थोड़ा आपका रिपीटेशन होता होगा, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ। मेरीगंज जातियों के आधार पर अनेक टोलों में बटा हुआ है। इनमें से कुछ टोले पिछड़ी जातियों के हैं, जिनके लोग निहायत गरीब, अशिक्षित, अंधविश्वासी और बौद्धिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। उपन्यासकार ने इस वर्ग से लगभग 100 पात्रों का चयन किया है, जिनके नामकरण से लेकर व्यक्तित्व रचना तक उसने अत्यंत सावधानी का परिचय दिया है। तो इसमें रेणु के कौशल के बारे में भी चर्चा की जा रही है। ठीक है, आगे है कि मेरीगंज के विभिन्न जातियों वाले टोलों के विशिष्ट सामूहिक चरित्र निर्माण में रेणु ने अद्भुत अवलोकन क्षमता
और सृजनशीलता का परिचय दिया है। कालीचरण मैला आंचल का सर्वाधिक सक्रिय और जीवंत पात्र है। देखिए, इतना दूर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है कि मैला आंचल का सर्वाधिक सक्रिय और जीवंत पात्र कौन सा है, तो कालीचरण है। वह हिंदी उपन्यास में गोबर और बलचनमा की परंपरा की अगली कड़ी है। गोबर आप समझ गए, गोदान से, और बलचनमा ये नागार्जुन का एक उपन्यास है, उसके पात्र से यहाँ पर डॉक्टर गोपाल राय ने तुलना की है कालीचरण की। आगे लिखते हैं कि कालीचरण पिछड़े और उपेक्षित अंचल की नई पीढ़ी के विद्रोह को मुखरित करता है। आलोचकों ने एक स्वर से मेरीगंज को मैला आंचल के नायक के रूप में स्वीकार किया है। अभी हम नायक की चर्चा कर रहे थे ऊपर ही, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ज़्यादातर आलोचकों का यह मानना है कि कोई व्यक्ति विशेष नायक नहीं है, बल्कि जो मैला आंचल है उसका जो जहाँ के स्थान को इस उपन्यास का विषय वस्तु बनाया गया है, मेरीगंज, वही इसका नायक हो सकता है, स्वीकार किया उसको। इस पर सर्वप्रथम नलिन विलोचन शर्मा ने मेरीगंज को एक पात्र के रूप में देखने की दृष्टि प्रदान की। मैला आंचल में अपेक्षाकृत प्रमुख पात्र 7 हैं, गौण पात्र 30 हैं और मात्र उल्लिखित होने वाले पात्र लगभग 200 हैं। तो ये देखिए कितना ही गणितीय तरीके से गोपाल राय ने मैला आंचल को देखने की कोशिश की है। पूरा एक एक फैक्चुअल सवाल यहाँ पर बहुत सारे बन रहे हैं फ्यूचर में, क्योंकि सवाल एक ही अगर बार बार रिपीट होंगे तो परीक्षा आसान हो जाती है, लेकिन अगर इस तरीके से कोई पढ़कर जाए गणितीय तरीके से तो उसकी तैयारी और अच्छी मानी जा सकती है। अगला जो कोटेशन है, आगे लिखते हैं कि सभी आलोचकों ने मान लिया कि जो मैला आंचल है उसका जो पात्र है मेरीगंज है, लेकिन आगे लिखते हैं कि प्रशांत और कालीचरण दोनों नायक बनते बनते रह गए हैं। मेरीगंज पूरे उपन्यास की कथा पर हावी रहता है। उपन्यासकार ने किसी पात्र को मेरीगंज से बड़ा नहीं बनने दिया है। अतः यह मानना असंगत नहीं है कि मैला आंचल में मेरीगंज की कल्पना एक पात्र के रूप में की गई है। मेरीगंज ही मैला आंचल का विषय है, अतः उसकी प्रस्तुति उपन्यास के केंद्रीय पात्र के रूप में उसे स्पष्ट और संपूर्ण व्यक्तित्व प्रदान करते हुए की गई है। ठीक है, तो ये भी गोपाल राय भी मानते हैं कि उपन्यास का जो नायक है वो कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि वो मेरीगंज ही है। आगे लिखते हैं कि अंत में रेणु के प्रसंग में 2 बातों का उल्लेख आवश्यक है। प्रथम यह कि रेणु हिंदी में आंचलिक उपन्यास के जन्मदाता है। बहुत बार ये सवाल पूछा जा चुका है, कई बार कन्फ्यूजन क्रिएट होने लगता है कि कहीं शिवपूजन सहाय को मान लिया गया है, कहीं पर रेणु को मान लिया गया है, लेकिन यहाँ पर देखिए गोपाल राय ने रेणु को ही हिंदी में आंचलिक उपन्यास का जन्मदाता माना है। यद्यपि ऐतिहासिक दृष्टि से इस मान्यता को चुनौती दी जा सकती है, पर उपन्यास में आंचलिकता के तत्व को उन्होंने ऐसी सृजनात्मक सार्थकता प्रदान की जो उनके पहले या बाद में फिर नहीं दिखाई पड़ी। इस दृष्टि से रेणु आंचलिक उपन्यास के प्रतिष्ठापक कहे जा सकते हैं। आंचलिक उपन्यास का आंदोलन तो उनसे आरंभ हुआ माना हो जाता है। तो एक तरीके से गोपाल राय ने आंचलिक उपन्यासकार के जन्मदाता के रूप में हर एंगल से रेणु को ही माना है। अब आगे हम अगले उपन्यास पर चर्चा करते हैं, जो कि है राग दरबारी। लिखते हैं गोपाल राय कि राग दरबारी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के कस्बानुमा गांव शिवपालगंज, बहुत बार पूछा जाता है, शिवपालगंज की कहानी है। उस गांव की जिंदगी का दस्तावेज जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ग्राम विकास और गरीबी हटाओ के आकर्षक नारों के बावजूद घिसट रही। इस जिंदगी का चित्रण इसके पूर्व नागार्जुन, रेणु, रामदरस मिश्र, शिव प्रसाद सिंह आदि भी कर चुके थे, पर श्रीलाल शुक्ल ने इसे एक्सरे के रूप में देखा है। देखिए यहाँ पर काफ़ी व्यंग्यात्मक लहजे में गोपाल राय ने लिखा है कि एक्सरे के रूप में देखा और बड़ी निर्ममता के साथ इसका चित्रण किया है। तो ये एक्सरे वाले शब्द को याद रखिए कि राग दरबारी का मूल्यांकन करते हुए किसने उसको एक्सरे के रूप में देखा है, तो जवाब हो जाएगा गोपाल राय। आगे लिखते हैं कि प्रेमचंद के ज़माने का ग्रामीण किसान गरीब और असहाय होते हुए भी कतिपय मूल्यों से जुड़ा था। उसके चरित्र में सहजता, सरलता और धर्म भाव था, पर आज़ादी के 2 दशक बाद वह वैसा नहीं रह गया। तो एक तरीके से प्रेमचंद के समय और श्रीलाल शुक्ल के समय में अंतर को स्पष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर गोपाल राय। राजनीति की गंदगी गांव में भी बहुत पहुँच गई। पंचायतों, ग्राम सभाओं, सहयोग समितियों और स्कूलों की प्रबंध समितियों
के चुनावों में भी हथकंडे और घृणित उपाय काम में लाए जाने लगे, जो विधानसभा या संसद चुनाव में लाए जाते थे। चोरी डकैती, सौदागिरी, गबन, भ्रष्टाचार आदि के मामलों में गांव शहरों से होड़ लेने लगे। राग दरबारी में इस यथार्थ का चित्रण तफसील से किया गया है। तो एक तरीके से आपके दिमाग में राग दरबारी कहाँ की कहानी है, शिवपालगंज की, और उसकी जो मुख्य विषय वस्तु वो भी क्लियर हो गई होगी कि चोरी डकैती, गबन, भ्रष्टाचार और जो भी राजनीति है ग्रामीण स्तर पर, ठीक है, पंचायतों के स्तर पर, ग्राम सभाओं, सहयोग समितियों, स्कूल कॉलेजों में, जो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग उपन्यास है। और उम्मीद है कि जो लोग यूजीसी एनटीए नेट का एग्ज़ाम दे रहे होंगे ज़रूर एक बार पढ़ लिए होंगे, और बाकी इस कोटेशन के माध्यम से थोड़ी थोड़ी विषय वस्तु उनके दिमाग में बैठ भी रही होगी। आगे लिखते हैं, बहुत बड़ी बात लिख रहे हैं, पर उपन्यास के रूप में राग दरबारी एक असफल कृति है। हो सकता है इतना ही दूर कोटेशन पूछ लिया जाए परीक्षा के दृष्टिकोण से कि राग दरबारी को एक असफल उपन्यास किसने माना है, तो इसका सही जवाब होगा गोपाल राय। लिखते हैं, इसका कारण उपन्यास और व्यंग जैसे दो परस्पर विरोधी अनुशासनों को एक दूसरे से जोड़ने का प्रयास किया गया है। व्यंग के लिए कथा का उपयोग लाभदायक होता है, पर उसके लिए उपन्यास का ढांचा भारी पड़ता है। तो यहाँ पर इन्होंने सवाल उठाया है गोपाल राय ने कि राग दरबारी एक असफल उपन्यास प्रतीत होता है। कारण ये है कि एक तो उपन्यास है, दूसरा उसमें जो व्यंग शैली अपनाई गई है वो थोड़ा सा इसको कमज़ोर साबित कर रही है, क्योंकि ये दोनों परस्पर क्या है, विरोधी अनुशासन है। आगे लिखते हैं कि राग दरबारी का उपन्यासकार भी ग्रामीण कस्बाई जिंदगी का आलोचक अधिक बन गया है। उसका अनुभूति प्रेरित सर्जक कम है उसमें, अतः बहुत सी स्थितियाँ और प्रसंग आत्यंतिक रूप से उपहासप्रद बन गए। इन्होंने सवाल उठाया, एक तरीके से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि राग दरबारी का उपन्यासकार भी ग्रामीण कस्बाई जिंदगी का आलोचक अधिक बन गया है, इतना ही दूर पूछ लिया जाए, किसका कथन है, तो गोपाल राय। आगे हम बात करते हैं यशपाल, जो कि झूठा सच भी पाठ्यक्रम में लगा है। यशपाल पर चर्चा करते हुए लिखते हैं गोपाल राय कि यशपाल उपन्यासकार के रूप में अज्ञेय की तरह ही आतंकवादी राजनीतिक आंदोलन के उपज थे, पर अज्ञेय का आतंकवाद जहाँ किसी विचारधारा के अभाव में फल्गु नदी की तरह किसी निश्चित लक्ष्य पर पहुँचने के पहले ही बिखर गया, वहाँ यशपाल का आतंकवाद मार्क्सवाद में विलीन हो गया। तो आप देख रहे हैं, थोड़ी सी यहाँ पर लैंग्वेज भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है। गोपाल राय जैसे यशपाल का नाम आया, अज्ञेय का नाम आया, इनकी खुद शैली चेंज हो गई। यहाँ पर आतंकवादी जैसे शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। उनका कहना है कि यशपाल उपन्यासकार के रूप में अज्ञेय की तरह ही आतंकवादी राजनीतिक आंदोलन के उपज थे। हो सकता है इतना ही तो सवाल पूछ लिया जाए कि किसका कथन है ये, पर अज्ञेय का आतंकवाद जहाँ किसी विचारधारा के अभाव में फल्गु नदी की तरह किसी, देख रहे हैं थोड़ा सा चमत्कृत कर देने वाला यहाँ पर शब्द प्रयोग किया गया है, किसी निश्चित लक्ष्य पर पहुँचने के पहले ही बिखर गया, वहाँ यशपाल का आतंकवाद मार्क्सवाद में विलीन हो गया। झूठा सच के दूसरे भाग पर चर्चा करते हुए लिखते हैं कि इसका दूसरा भाग देश का भविष्य में डॉक्टर गोपाल राय के शब्दों में, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के दशक में देश के विकास और भावी निर्माण में बुद्धिजीवियों और नेताओं की प्रगतिशील और प्रतिगामी भूमिका का यथार्थ अंकन किया गया है। तो ये तो रहा झूठा सच भी। अब कृष्णा सोबती के उपन्यास जिंदगी नामा भी लगा हुआ है पाठ्यक्रम में, उस पर चर्चा करते हुए लिखते हैं कि भाषा या प्रयोग, कृष्णा सोबती के प्रथम मुकम्मल उपन्यास जिंदगी नामा में उनका भाषा का प्रयोग अस्वाभाविक और सृजनात्मक हो गया है। हर भाषा की तरह हिंदी में भी अन्य किसी भाषा का मिश्रण एक सीमा तक ही सृजनात्मक होता है। तो एक तरीके से आपको थोड़ा सा ये इंडिकेशन कर रहे होंगे कि कृष्णा सोबती एक पंजाबी क्षेत्र की लेखिका, तो जाहिर सी बात है कि सॉरी थोड़ा सा जुकाम होने की वजह से दिक्कत हो रही है। उनकी भाषा को असृजनात्मक मान रहे हैं गोपाल राय, और कह रहे हैं कि हिंदी भाषा में भी एक लिमिटेशन तक ही सृजनात्मकता को माना जा सकता है। आगे लिख रहे हैं कि कृष्णा सोबती ने जिंदगी नामा में परिनिष्ठित हिंदी को पंजाबी प्रयोगों से आक्रांत कर दिया है, जिससे वह हिंदी के पाठकों के लिए प्रायः अबोधगम्य, बोझिल और कृत्रिम हो गई है। यथार्थवाद के किसी भी भाषा को इस सीमा तक विरूपित नहीं किया जा सकता। यथार्थवाद प्रस्तुत करने के लिए किसी भी भाषा को इस सीमा तक विरूपित नहीं किया जा सकता कि वह अपनी पहचान ही खो दे। जिंदगी नामा के आरंभ में छपे वक्तव्य के अनुसार यह एक ऐसा इतिहास है जो लोकमानस की भागीरथी के साथ बहता
पनपता और फैलता है और जन सामान्य की सांस्कृतिक पुख्तापन में जिंदा रहता है। तो ये देख रहे हैं मूल्यांकन करते हुए गोपाल राय ने जिंदगी नामा के संदर्भ में कितनी महत्वपूर्ण बात कही है। आगे जो इसका विषय वस्तु है इस पर चर्चा करते हुए लिख रहे हैं कि जिंदगी नामा 20वीं शताब्दी के प्रथम 15 वर्षों में पंजाब के किसानों ग्रामीणों के जीवन का चित्रण है। यह जिंदगी निखालिस यथार्थ के रूप में सामने आती है। पंजाबी किसानों की मेहनत मशक्कत से भरी अक्खड़ संतुष्ट और मुक्त जिंदगी, जिसमें महाजन का शोषण और पुलिस का आतंक भी कोई ज़्यादा हलचल नहीं पैदा करता। सांप्रदायिक भेदभाव से रहित सहयोग और सद्भाव, हंसी खुशी और छोटे मोटे गमों से भरे दिन रात, ब्रिटिश शासन की अजेयता के प्रति आस्था आदि छोटे छोटे यथार्थ और प्यारे चित्र उपन्यास में भरे पड़े हैं। उपन्यास के अंतिम हिस्से में प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश सरकार द्वारा जवानों की सेना में जबरन भर्ती और युद्ध को की वसूली से उत्पन्न आशंका, आतंकवादियों की छिटपुट हरकतों और उनके प्रति ब्रिटिश हुकूमत के दमनकारी रवैये आदि के उल्लेख भी प्राप्त होते हैं। आगे लिखते हैं, थोड़ा सा पुरस्कार पर सवाल उठा दिया है गोपाल राय ने, क्योंकि पहले ही जिंदगी नामा की भाषा को वो असृजनात्मक मान रहे हैं और पंजाबी का ज़्यादा शब्द इसमें प्रयुक्त हो गया है। इसको लेकर भी वो थोड़े से नाखुश दिखाई पड़ रहे हैं। अब देखिए आपको ये बात और समझ में आ जाएगी। इस प्रकार जिंदगी नामा अपने शीर्षक की सार्थकता तो प्रमाणित करता है, पर इसमें वह विजन नहीं जो किसी उपन्यास को महान या पुरस्करणीय बनाता है। इसका कथा संसार चित्रों के एल्बम के रूप में है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कथा संसार चित्रों के एल्बम के रूप में है, जिसमें कोई लय या प्रवाह नहीं है। संवेदनात्मक गहराई और तीव्रता के अभाव के कारण औपन्यासिक संसार बबूल के जंगल सा प्रतीत होता है। तो आपने देखा कि किस तरह से जिंदगी नामा का उन्होंने तुलना किया है और प्रतीकों का सहारा लिया है। कई बार इसको एल्बम बता रहे हैं और लिख रहे हैं कि औपन्यासिक संसार बबूल के जंगल सा प्रतीत होता है, मतलब कोई खास फल देने वाला नहीं दिखाई पड़ता है। आगे लिखते हैं कि मानवीय संबंधों की मोहकता, कटुता, जटिलता या किसी प्रकार की वैचारिक चिंता की कमी के कारण उपन्यास अनाकर्षक हो गया है। लोकगीतों, बाल गीतों, किस्सा कहानियों, चुटकुलों आदि के बहुल प्रयोग कोई गहरा प्रभाव पैदा नहीं करते। लोक प्रथाओं के अनावश्यक विवरण भी उचकाने वाले हैं, ठीक है। आंचलिक बोध अनावश्यक रूप से उपन्यास पर हावी है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट उन्होंने बात कही है और इसी को ध्यान में रखते हुए वो इसका मूल्यांकन भी कर रहे हैं। आगे लिखते हैं कि जिंदगी नामा में दृश्यों का ही एकाधिपत्य है, पर ये दृश्य कम है, वार्तालाप अधिक है। इतना तो पूछा जा सकता है, क्योंकि पाठ्यक्रम में है तो मैं भी कभी भी किसी भी एक्सपर्ट्स का दिमाग घूम सकता है। जिंदगी नामा में दृश्यों का ही एक एकाधिपत्य है, पर यह दृश्य कम है, वार्तालाप अधिक है। इन्हें जोड़ने वाले कथाकार की भूमिका रंग निर्देशक जैसी है। इसके फलस्वरूप कथा रस तो बाधित हुआ ही, प्रयोग की कोई सार्थकता भी प्रमाणित नहीं होती है। तो एक तरीके से इन्होंने बड़े ही खतरनाक तरीके से जिंदगी नामा का मूल्यांकन किया है और एक एक पॉइंट्स को उठाकर रखने की कोशिश यहाँ पर करते हैं। अगला जो उपन्यास है आपका बंटी, ये भी पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, मनु भंडारी का है। आपका बंटी में मनु भंडारी ने तलाकशुदा पति पत्नी और उनकी शिशु संतान को केंद्र में रखकर उसके चारों ओर की स्थितियों का ऐसा जाल बुना तथा उसकी वास्तविकता का ऐसा चित्र प्रस्तुत किया जो संवेदनशील और विचारवान को झकझोर देता है, ठीक है। कई बार विकल्प में पूछ लेता है कि आपका बंटी की जो विषय वस्तु है वो क्या है, और तो आप देख रहे हैं तलाकशुदा। तो जो भी कोटेशन जो भी बताया जा रहा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए। आगे लिख रहे हैं कि दाम्पत्य संबंध का विघटन और नए सिरे से नए संबंध बनाकर जीने का आग्रह आधुनिक जीवन की एक सच्चाई है, पर इस स्थिति की जटिलता चुनौतीपूर्ण और त्रासद हो जाती है जब इसके बीच कोई संवेदनशील बाल संतान आ खड़ी होती है। आगे लिखते हैं कि मनु भंडारी ने इस आधुनिक जटिल स्थिति का गहरी संवेदनशीलता और तीखे बोध के साथ अंकन किया है। इस स्थिति की मूल संवेदना तो बंटी की पीड़ा ही है। अपने माता पिता के संबंध विच्छेद और उनके नए सिरे से दाम्पत्य संबंध शुरू करने के कारण अनचाहे अस्तित्व में परिणित हो गया है, पर तलाकशुदा पति पत्नी के नए संबंधों की मांग और संतान के प्रति संवेदनशीलता के तनाव का अंकन भी
गहरी मनोवैज्ञानिक समझ के साथ किया गया है। तो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं गोपाल राय आपका बंटी से। बाकी ज़िंदगी नामा को थोड़ा उन्होंने अटैकिंग मोड में लिया हुआ है। आपका बंटी में जो है नरेटर है तथा बंटी, शकुन आदि पात्रों के अवलोकन बिंदुओं का मिश्रण और स्थानांतरण, विशेषकर बंटी की संवेदना से उसके आसपास की स्थितियों को देखना महसूसना पाठक के लिए बड़ा ही मर्मस्पर्शी अनुभव है। ठीक है, तो ये तो रहे जितने भी पाठ्यक्रम में लगे उपन्यासों की कथा वस्तु, पात्रों और मेन जो गोपाल राय के विचार थे उनके संदर्भ में हमने चर्चा की। आगे हम कुछ अन्य जो उपन्यास हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं। और कई बार पूछ लिया जाता है कि फला उपन्यास के बारे में किसका ये कथन है, तो गोपाल राय ने किन किन उपन्यासों के बारे में क्या क्या कहा है उस पर एक बार जल्दी से हम चर्चा कर लेते हैं। गोपाल राय के अनुसार हिंदी उपन्यास में विवाह पूर्व प्रेम का अंकन भी रहस्य कथा उपन्यास से ही आरंभ होता है। ठीक है, विवाह पूर्व प्रेम का चित्रण सबसे पहले रहस्य कथा नामक उपन्यास में हुआ है। अब कमेंट्स करके आप बताइए कि रहस्य कथा के उपन्यासकार कौन है। आगे लिखते हैं कि नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास का पूरा नाम नूतन ब्रह्मचारी एक सहृदय के हृदय का विकास है। इसमें विनायक राव नाम का बालक केंद्रीय पात्र है जो नूतन ब्रह्मचारी और सहृदय है। उसके चरित्र का विकास प्रस्तुत करना ही उपन्यास का लक्ष्य है। आगे लिखते हैं गोपाल राय के अनुसार नूतन ब्रह्मचारी की कथा तब की है जब भारत पर अंग्रेजों का एक छत्र राज नहीं था। उस समय पिंडारी लूटपाट करते थे। इस उपन्यास में ब्रह्मचारी विनायक के सद्व्यवहार के माध्यम से डाकुओं का हृदय परिवर्तन दिखाया गया है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट ये उपन्यास है। आप उपन्यास को भले न पढ़े हों लेकिन थोड़ी सी विषय वस्तु को आप समझ गए होंगे। खासतौर से ध्यान में रखिए कि जो विनायक नाम का पात्र है वो नूतन ब्रह्मचारी का एक मेन पार्ट। आगे लिखते हैं कि नूतन ब्रह्मचारी की ऐतिहासिक कथा वस्तु के आधार पर डॉक्टर गोपाल राय ने बालकृष्ण भट्ट को प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार माना है। तो ये काफ़ी फैक्चुअल जानकारी आपको यहाँ पर मिल रही है कि गोपाल राय ने प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार किसे माना, बालकृष्ण भट्ट को। गोपाल राय के अनुसार राधा कृष्ण दास द्वारा रचित निस्सहाय हिंदू हिंदी का पहला ऐसा उपन्यास है जिसमें मुस्लिम समाज का अंकन हुआ है। यह गोवध निवारण हेतु लिखा गया उपन्यास है। तो निस्सहाय हिंदू कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है किसका उपन्यास है, कई बार इसकी विषय वस्तु भी पूछ ली जाती है। तो देखिए मुस्लिम समाज का अंकन हुआ है, साथ ही गोवध निवारण हेतु लिखा गया था। आगे हिंदी का फेमस उपन्यास चंद्रकांता, जिसको पढ़ने के लिए बहुत सारे लोगों ने हिंदी पढ़ना शुरू किया और सीखना शुरू कर दिया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न कई बार पूछा भी जा सकता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसके बारे में चर्चा की है अपने इतिहास ग्रंथ में। चंद्रकांता का प्रकाशन हिंदी उपन्यास के इतिहास में एक ऐसी घटना है जिसने उपन्यास के स्वरूप में अभूतपूर्व परिवर्तन ला दिया, मानो एक पहाड़ी नदी मैदान में उतर आई हो। तो देखिए इसमें कुछ ऐसे शब्द प्रयुक्त किए गए हैं जो चमत्कृत कर देने वाले हैं और कई बार यही परीक्षा में आ जाते हैं। तो चंद्रकांता के प्रकाशन को लेकर बोल रहे हैं कि एक ऐतिहासिक घटना के रूप में इसको देख रहे हैं और कह रहे हैं कि मानो एक पहाड़ी नदी मैदान में उतर आई हो। अब देख रहे हैं दो अंतर विरोधी चर्चा की जा रही है कि नदी जो कि पहाड़ी इलाके की हो और वो मैदान में आ गई हो, मतलब उसकी क्या है, धार बहुत तेज हो गई हो। अगला जो कोटेशन है कि गोपाल राय के अनुसार भिखारिणी उपन्यास में जाति भावना के द्वंद्व में प्रेम की पराजय और त्रासदी का चित्रण हुआ है। तो अभी मैंने पूछा था रहस्य कथा किसकी रचना है, भिखारिणी को भी आप कमेंट्स कर बताइए कि किसकी रचना है। आगे लिखते हैं गोपाल राय के अनुसार निरुपमा में निराला ने, देखिए यहाँ पर नाम ही बता दिया गया है उपन्यास का और उपन्यासकार का दोनों का। गोपाल राय के अनुसार निरुपमा में निराला ने अपने समय के आर्थिक एवं वैचारिक रूप से पिछड़े रूढ़िगत संस्कारों में जकड़े ग्रामीण समाज का बड़ा तल्ख चित्रण किया है। तो निरुपमा का भी मूल्यांकन कर लिया है गोपाल राय ने। आगे कुछ और उपन्यास है महत्वपूर्ण। गोपाल राय के अनुसार हृदय की परख उपन्यास में विवाह पूर्व प्रेम और फलस्वरूप माता पिता बन जाने वाले प्रेमियों तथा अवैध संतान की समस्याओं का चित्रण किया गया है। हृदय की परख चतुर्सेन शास्त्री के द्वारा। आगे और कुछ उपन्यास हैं। गोपाल राय के अनुसार वैशाली की नगर वधू में बौद्ध साहित्य की सुप्रसिद्ध पात्र अम्बपाली के चरित्र को केंद्र में उस काल की ब्राह्मण, बौद्ध और जैन संस्कृतियों के मध्य टकराव तथा मगध, काशी, कौशल और गणराज्य वैशाली के राजनीतिक संघर्षों का अंकन हुआ है। तो इसमें कुछ इतने शब्दों का प्रयोग कर दिया गया है, बौद्ध साहित्य, ब्राह्मण, बौद्ध, जैन संस्कृतियों का टकराव, मगध, काशी, कौशल और वैशाली जो गणराज्य हैं, इनमें जो आपस में राजनीतिक संघर्ष हुआ करते थे। खासतौर से 16 महाजनपद
के समय की ये चर्चा की जा रही है। आगे लिखते हैं गोपाल राय ईलाचंद जोशी का मूल्यांकन करते हुए। गोपाल राय के अनुसार ईलाचंद जोशी को हिंदी में मनोवैज्ञानिक उपन्यास का पुरस्कर्ता माना जा सकता है। यूँ तो जैनेन्द्र कुमार ने उपन्यास में सामाजिक प्रश्नों की तुलना में मनोवैज्ञानिक स्थितियों को अधिक महत्व देने की पहल की, पर शुद्ध मनोवैज्ञानिक समस्याओं को केंद्र में रखकर उपन्यास लिखने की पहली कोशिश जोशी जी ने ही की थी। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखें कि मनोवैज्ञानिक उपन्यास लिखने का श्रेय सबसे पहले ईलाचंद जोशी को दे रहे हैं गोपाल राय। अगला है कोटेशन। गोपाल राय के अनुसार इसमें विश्वविद्यालय परिसर की पृष्ठभूमि में एक असफल वैवाहिक जीवन और मध्यवर्गीय सामाजिक जीवन मूल्यों के दबाव में प्रेम के बाद अंत का चित्रण किया गया है। ठीक, अगला जो कोटेशन है ये बूंद और समुद्र के बारे में, ये महाकाव्यात्मक आयाम का उपन्यास है गोपाल राय के अनुसार। आगे जैनेन्द्र के बारे में वो लिख रहे हैं गोपाल राय कि व्यक्ति के आंतरिक जीवन, मानसिक द्वंद्व, मूल्य विषयक संघर्ष आदि को अधिक गहराई और सृजनात्मकता के साथ उपन्यास का विषय बनाने का श्रेय जैनेन्द्र कुमार को है। फूले विषय चित्र उपन्यास का मूल्यांकन करते हुए गोपाल राय लिखते हैं कि इसमें 3 पीढ़ियों की सोच और मानसिकता के बदलाव, पुरानी पीढ़ी के साथ नई पीढ़ी के संघर्ष, औपनिवेशिक शासन के प्रति बुद्धिजीवी वर्ग के मोह भंग और विद्रोह का अंकन किया गया है। भगवती चरण वर्मा के बारे में चर्चा करते हुए लिखते हैं कि भगवती चरण वर्मा जी के पूर्व हिंदी में सही अर्थों में ऐतिहासिक उपन्यास का अभाव था। फिर ये वृंदावन वर्मा के बारे में बातचीत करते हुए लिख रहे हैं कि गोपाल राय कि शब्दों में वैज्ञानिक इतिहास बोध के साथ बुंदेलखंड अंचल के जातीय गौरव की गाथा इन उपन्यासों में पूरी मार्मिकता के साथ प्रस्तुत की गई है। तो जो वृंदावन लाल वर्मा है उनका संबंध बुंदेलखंड, उनके जितने भी उपन्यास पढ़ेंगे तो उसमें से 10 उपन्यास पढ़ेंगे तो 7-8 का जो विषय वस्तु है सब बुंदेलखंड है। तो कई बार प्रश्न बन चुका है कि बुंदेलखंड को आधार बनाकर लिखने वाले उपन्यासकार कौन है। आगे है कि वृंदावन लाल वर्मा कृत झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को गोपाल राय ने ब्रिटिशकालीन भारतीय इतिहास पर आधारित हिंदी का पहला उपन्यास माना है। अनामदास का पोथा उपन्यास को आख्यान भी कहा गया है। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार अनामदास का पोथा का लक्ष्य औपनिषदिक आध्यात्मिक चिंतन का पुनराख्यान नहीं, वरन उसको आज की जिंदगी के अनुरूप व्याख्या है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अनामदास का पोथा का विषय वस्तु क्या है, तो विकल्प में औपनिषदिक आध्यात्मिक चिंतन रहता है, लेकिन इससे नहीं सहमत है। वो कह रहे हैं कि आज की ज़िंदगी के अनुरूप व्याख्या की गई है। आगे राहुल साकृत्यायन के बारे में लिख रहे हैं कि राहुल साकृत्यायन के ऐतिहासिक उपन्यासों के संदर्भ में गोपाल राय लिखते हैं ठीक है कि इनमें इतिहास कम, ऐतिहासिक यथार्थ अधिक है। ऐतिहासिक व्यक्तियों और उनसे संबद्ध घटनाओं के ब्यौरेवार वर्णन कम है। उन्होंने ऐतिहासिक यथार्थ पर अधिक बल दिया है। आगे 2 और कोटेशन है। वो पानी के प्राचीर और जल टूटता उपन्यास पर चर्चा करते हुए लिख रहे हैं कि उपन्यासकार के एक ही संपूर्ण जीवन के अंग है। इस विजन में घाघरा ताप्ती का वह अभावग्रस्त और अभिशप्त ग्रामीण क्षेत्र है जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सुखी जीवन के सपने देख रहा है। निर्मल वर्मा के बारे में लिखते हैं कि निर्मल वर्मा को अवसाद, निराशा, अलगाव बोध, संत्रास भाव और मन की अंधकार भरी गुफा में भटकने वाली चेतना का उपन्यासकार कहा है। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हमने कुछ प्रमुख उपन्यासों पर चर्चा की जो कि यूजीसी एनटीए नेट में के पाठ्यक्रम में शामिल हैं, और बाकी अन्य उपन्यास जिस पे गोपाल राय की नज़र गई है, उनके महत्वपूर्ण कथन रहे हैं, उन पर चर्चा की। उम्मीद है कि आज का ये वीडियो लेक्चर आप सभी को ज़रूर पसंद आया होगा। कमेंट्स कर बताइए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।